लास्ट टाइम हमने इस आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन का आगाज किया था, दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में लिख चुके थे और डी ब्लॉक की पहली बात यानी उसकी डेफिनेशन लिखी थी कि एलिमेंट in which last electron enters in n-1 d orbital और खास तौर पर उस n-1 को हमने एक्सप्लेन किया था। तो अब हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements ends at ns2 n-1 d1 to ns2 n-1 d10। अब इस बात को दोबारा गौर से देखेंगे। डी ब्लॉक है तो कॉन्फ़िगरेशन खत्म होनी चाहिए, अगर सिंपल लफ्ज में लिखा जाए D1 से D10 खत्म। अब थोड़ी देर लास्ट टाइम हमने यही बात आपको समझाई थी कि जब भी हम डी ऑर्बिटल को जनरल वे में लिखेंगे तो साथ में n-1 लिखेंगे कि डी के साथ जो भी ऑर्बिट का नंबर होगा वो पीरियड नंबर से हमेशा एक कम होगा। तो फर्स्ट कर लीजिए किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन 3D1 से लेके 3D10 तक आ रही है, तो 3D का मतलब है इनका पीरियड 4 होगा, क्योंकि n-1 का मतलब है फोर्थ पीरियड, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ गया। तो D का कोफिशिएंट हमेशा पीरियड से एक छोटा होता है। तो 3D वाले एलिमेंट फोर्थ पीरियड में है, 4D वाले एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में है, 6D वाले एलिमेंट सेवेंथ पीरियड में, ऐसे चलेगा। तो अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी हमें ये भी याद है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन डी में जब लिखी जाती है तो आपसे कहा था दो सब शेल लिखते हैं, एक लास्ट ऑर्बिट का एस और एक सेकंड लास्ट ऑर्बिट का डी। तो इस लिहाज से ये बना ns2 n-1 d1 से शुरू हो और ns2 n-d10 तक तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। इसमें शामिल है दे आर ऑल मेटल्स and also called outer transition metals। अब ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनको आपस में फर्क करने के लिए हमने ये किया है कि डी को आउटर ट्रांजिशन कहते हैं और एफ को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन हैं सारे के सारे मेटल्स। They include all groups of family E, that is 1B to 8B। तो फैमिली E के तमाम ग्रुप इस ब्लॉक में शामिल हैं 1B से लेकर 8B तक। अब एक अहम आखिरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट D1 से D10 10 हैं, तो टोटल 4 सीरीज हैं। अगर हम डी ब्लॉक को क्लासिफाई जब करते हैं तो हम ग्रुप से ज़्यादा पीरियड को फोकस करते हैं कि वो सारे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 3D पर खत्म हो रही है वो फोर्थ पीरियड में होंगे, वो कहलाएंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 4D पे खत्म हो रही है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। जिनकी 5D पर खत्म हो रही है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और जिनकी 6D पर खत्म हो रही है वो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद अभी कोई भी नहीं आ रही। तो इसलिए हम डी ब्लॉक के लिए आखिरी बात ये कहते हैं कि दे
consists of 4 transition series, each contains 10 elements. अब हर एक में हम पहले और आखिरी एलिमेंट का नाम बस याद रखेंगे. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज scandium to zinc. Second transition series yttrium to cadmium. Third transition series lanthanum to mercury. And fourth transition series actinum to CN. CN for copper lithium. Last is F block element. जिस तरह ग्रुप्स फैमिली ए के जब लिख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था 8 ये गालिबन हमारे लिए इसलिए अहम होगा कि वो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बस पहली और आखिरी दफा पढ़ेंगे, उसकी कोई और बात बाद में नहीं है. बाकी ग्रुप का तो हिसाब ये है कि हम उन्हें सिर्फ इस सेंस में डिस्कस कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस समझ में आए, वरना उन सबको हमें डिटेल से पढ़ना है. सेम यहाँ भी यही कहानी थी. एस ब्लॉक की जो बातें लिखनी है, पी ब्लॉक की जो लिखनी है, डी ब्लॉक की जो लिखनी है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपको अंदाजा हो सके कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले एलिमेंट्स को एक साथ किया है. अभी हम इन एलिमेंट्स के पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे. एस ब्लॉक पूरा चैप्टर है, पी ब्लॉक हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, डी ब्लॉक भी कितना पूरा चैप्टर है. तो ये तमाम चैप्टर्स की फिलहाल हाईलाइट्स है. लेकिन अब इसमें जो बातें लिखेंगे इसी तरह की इसमें भी कुछ लिखेंगे, तो ये बातें हमारे लिए पहली और आखिरी बार इसलिए होगी क्योंकि इसका कोई चैप्टर नहीं. तो जो कुछ भी एफ ब्लॉक के बारे में हम आपको बताएंगे दैट्स फुल एंड फाइन. तो इसकी और कोई बात हमें बाद में नहीं पढ़नी. तो अब पहली बात इसकी हो गई डेफिनेशन एलिमेंट्स इन विच last electron enters in n-2 f orbital. ये बात आपसे डिस्कस हो चुकी कि जिस तरह डी में n-1 लगते हैं, एफ के कोफिशिएंट का जो भी नंबर होगा वो पीरियड से 2 नंबर कम होगा. एफ ब्लॉक 6 पीरियड में पहली दफा आते हैं और 6 में से 2 माइनस करें तो 4 बचता है. तो जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन 4f1 से 4f14 तक है वो 6 पीरियड में है, और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 5f1 से 5f14 तक है वो 7 पीरियड में है. इसके अलावा और कोई एफ वाला एलिमेंट हमारे पास फिलहाल नहीं है. तो इसका मतलब है जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन एफ पे खत्म होती है वो एफ ब्लॉक. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गौर से देखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements ends at ns2 n-1 d1 n-2 f1 to ns2 n-1 d1
n-2f40। तो फिर वही बात याद दिलानी है, व्हेन आई राइट द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ये होती कि हम सिंपली लिख देते f1 से f40। इसका खत्म, समझ आया थी बात। हमने उसको पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है। पहली बार जब f लिखेंगे तो उसके साथ उसका कोफिशिएंट बताएंगे विच इज n-2। तो बात बनी n-2 f1 से लेकर n-2 f40 तक। फिर हमें याद आया कि हमने खास तौर पर पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस शेल सिर्फ एफ नहीं होता, बल्कि उसके साथ दो और चीजें भी वैलेंस शेल होती हैं और टोटल 3 सब शेल आ जाते हैं। लास्ट ऑर्बिट का एस, सेकेंड लास्ट का डी और थर्ड लास्ट का एस। तो ये इस लिहाज से तीनों का तस्करा किया है। एस के साथ एन लगेगा, डी के साथ n-1 और एफ के साथ n-2। तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन NH2 n-1 D1 n-2 F1 से शुरू होंगे और NH2 n-1 D1 n-2 F14 पर खत्म होंगे। तमाम F ब्लॉक एलिमेंट्स में ये वाला हिस्सा कॉमन है, सबके साथ NH2 n-1 D1 लगेगा, वेरी करेगा सिर्फ F1 F2 F3 F4 से लेकर F14 तक। इन एलिमेंट्स के लिए भी हमने कहा कि ये मेटल्स हैं, दे आर all metals and also called inner transition metals। और इसके बाद चूंकि इनका अपना कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए इन सबको हम 3b का हिस्सा समझते हैं। They are considered as member of group 3b and also called rare earth metals। एफ ब्लॉक को आपके सिलेबस का हिस्सा ना बनाने की दो बड़ी वजह है। एक ये कि रिलेटिवली देयर बिहेवियर और केमिस्ट्री इज more complicated than D block because there exists 3 valence cells for F block। ये तो वजह है ही है, लेकिन मुश्किल आसान को देखकर हम फैसले नहीं करते, हमारा असल नुक्ता होता है इम्पोर्टेंस। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अपनी अहमियत के लिहाज से, अपने यूजेस के लिहाज से भी थोड़े अनकॉमन है, और रूटीन लाइफ में हम जिन चीजों को यूज करते हैं उसमें हार्डली कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट इस्तेमाल होता होगा। इसलिए अगर इन सब के नाम भी घर जाकर आप गूगल करके पढ़ें तो शायद ही कोई नाम ऐसा हो जिससे आप आज से पहले वाकिफ हो। तो ये सारे बड़े अनकॉमन हैं। तो रेयर का मतलब है जो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता हो। तो ये मेटल्स क्वांटिटी के लिहाज से भी हमारी अर्थ में बहुत ही मामूली सी क्वांटिटी में मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इसी वजह से हमें लगा कि अगर बच्चों को कुछ एलिमेंट्स तफसील से पढ़ाने हैं तो फिर उनको प्रायोरिटी दी जाए जो क्वांटिटी में भी ज्यादा है और जिनकी इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है, और वही हम करेंगे। The last point is इन एलिमेंट्स में 14 एलिमेंट्स के दो ग्रुप हैं जिनका तस्करा हमने मेंडलीव के प्रोपियोर टेबल के ड्रॉबैक्स में किया था, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो वही हमारा आखिरी पॉइंट है। They consist of 2 series of 14 elements called lanthanides and actinides।
ये हो गया पूरा क्वेश्चन। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इसका मतलब हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री देखने के बाद जो असली पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन किया तो उसको 3 एस्पेक्ट से कवर किया है, उसके पीरियड्स की डिटेल, उसके ग्रुप्स की डिटेल और उसे ब्लॉक वाइज कंसीडर किया। नाउ दैट कंप्लीट्स and that also completes the theory of the chapter for except for one definition। तो अब ये यहाँ खत्म हो गया। एक डेफिनेशन अलग से है जो या तो कहीं एक नंबर के लिए पूछ ली जाए या फिर उसका तस्करा एमसीक्यूज में होता है। तो वो एक डेफिनेशन क्या है? It is trans-uranium elements। लेवन से आपसे कह रहा हूं कि नेचुरल एलिमेंट्स की तादाद है 92। एलिमेंट नंबर 92 यानी जो आखिरी नेचुरल एलिमेंट है वो है यूरेनियम। तो वो सारे एलिमेंट जो यूरेनियम से के बाद हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है वो सब के सब आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, इंसानों ने लैब में बनाए हैं, मैन मेड। उन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो हमारी बुक के लिहाज से उनकी तादाद 13 है और अपडेट इंफॉर्मेशन के लिहाज से 26 है। तो इन तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये चाहे 26 लिखें या 13, हमें इन एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। नॉर्मल केमिस्ट्री में ये नहीं आते, आर्टिफिशियल होने की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है जो न्यूक्लियर साइंस वाले देखते हैं, इसलिए हमें सिर्फ इस नाम से दिलचस्पी है और इस डेफिनेशन से। एलिमेंट्स विद atomic number greater than 92 and are placed after uranium in periodic table are called trans-uranium elements। They are all artificial यानी कि मैन मेड and radioactive। तो वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है और जिन्हें पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद रखा है वो कहलाते हैं ट्रांस-यूरेनियम एलिमेंट। या आर्टिफिशियल में, मैन मेड में और रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे खुद ब खुद रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा रेज की सूरत में निकलती है बिकॉज ऑफ देयर इनस्टेबिलिटी। तो यही वो रीजन है कि why these elements are not present naturally। और यही रीजन है इस बात का भी कि why it's so difficult to prepare artificial elements और इनकी तादाद 100 साल गुजरने के बाद भी सिर्फ 26 क्यों है। तो हजारों में हो जाते अगर हमें तरीका आ गया तो फैक्ट्री लगा दें इनकी। तो रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स ज्यादा देर तक अपने एटम्स को सरवाइव नहीं करवा सकते, रेडिएशन इमिट करके अपने आप को कुछ और बना लेते हैं। एलिमेंट नंबर 93 का नाम है नेप्टूनियम और 94 का नाम है प्लूटोनियम। इन दोनों के बारे में हमारा अंदाजा है कि अब से कुछ सेंचुरीज पहले तक
ये एलिमेंट दुनिया में थे, लेकिन सिंस दे आर हाईली रेडियो एक्टिव, ये अल्फा बीटा रेज इमिट करके इन्होंने अपने आप को यूरेनियम में या किसी और छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट कर लिया और अब इनका अमाउंट खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाने का तरीका ना आ जाता तो शायद यूरेनियम भी थोड़े अरसे के बाद खुद को खत्म कर लेता, लेकिन अब चूंकि हम खुद बना लेते हैं इसलिए अमाउंट सर्वाइव करता है। दूसरी बात, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एलिमेंट और ज्यादा अनस्टेबल होते जाते हैं। तो ये जो 92 के बाद 93, 94 से इनकी जिंदगी तो फिर किसी काबिल है। अब हमने प्लूटोनियम बनाया है तो उसको हॉलीवुड की फिल्मों में भी डाल दिया है। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। तो ये प्लूटोनियम फिर भी सरवाइव करता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर 95, 96, 97, 98, 100 ऊपर गया, इन एलिमेंट्स का लाइफ टाइम बहुत कम हो जाता है सिंस दे आर हाईली अनस्टेबल। तो ये जो हमने आपसे बार बार कहा है कि इन आगे वाले एलिमेंट्स की कोई अहमियत नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ कागज पर बने हैं, रियलिटी में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनकी लाइफ जो है वो डेज, आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स में नहीं है, बल्कि मिली और माइक्रो सेकंड्स में। तो जो एलिमेंट नंबर 118 बना है, बहुत अर्से तक तो यही नहीं पता था कि हम बेवकूफ बने हैं या वो वाकई बना है, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम मिली और माइक्रो सेकंड्स के बीच में है, बनने से पहले खत्म हो जाता है। तो इसलिए उन एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़े, लेकिन सबसे बढ़कर ये फिर ऐसे एलिमेंट का करें क्या, लाखों डॉलर्स खर्च करके उसको बनाए और पता चले कि बना बाद में खत्म पहले हो गया, उसका कोई फायदा नहीं। दैट इज वाई इन एलिमेंट्स की फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस दिन ये ब्रेक थ्रू हो गया कि हम इनकी लाइफ किसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं और ये लॉन्गर पीरियड के लिए सरवाइव करें और इनके कोई अच्छे से इस्तेमाल आ जाए, then they will have their importance. Right now they don't have. ठीक है, ये आखिरी बात हो गई, खत्म हो गई। अब आ गया इस चैप्टर की सारी थ्योरी, द लास्ट डेफिनेशन खत्म हो गई। अब चैप्टर से इम्तिहान में क्या क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमने लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप खुद पेपर्स देखेंगे पास करके, आपको नजर आएगा सबसे फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर थ्योरी में कोई चीज आई है तो ओकेजनली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कम दफा पूछे गए, लेकिन ड्रॉबैक्स रिलेटिवली ज्यादा पूछे गए। ये है मेजर क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए। ग्रुप्स वाला पोर्शन मैंने आपसे कहा था शॉर्ट क्वेश्चन से ज्यादा एमसीक्यूज में आया है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो तकरीबन हर साल आता है। तो अब इवन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हर साल तो नहीं आ सकता ना। इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि पिछले साल आया नहीं था, उससे पिछले साल सिलेबस में नहीं था, उससे पिछले साल पेपर नहीं हुआ था, तो अब ये 3 साल से नहीं आ रहा है, तो अब इस साल इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अभी अभी आपने कागज काला किया है, जाग जाओ ना, वो तो सो रहा है, तुम भी सो तो मस्त है। सकून से तो हमें कभी नहीं दिया, शुक्र अदा करो कि नींद आ रहा है, बड़ा जरूरी है नींद आना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाद लोगों को तो नींद ही नहीं आती, इसकी कमी तो कमी करो वरना आपकी नींद हो जाएगी। अब आखिरी बात समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, और ये सबसे न्यूमेरिकल टाइप है। एग्जाम में आता है एटॉमिक नंबर, 4 एटॉमिक नंबर देते हैं और कहते हैं इन एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताएं। पोजीशन बताने से मुराद ये है कि आप ये बताइए कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में होंगे, किस ग्रुप में होंगे, किस ब्लॉक में। पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, ये 3 बातें बताने का मतलब है पोजीशन।
तो ये काम अगर आ जाएगा तो एटॉमिक नंबर से लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सारा काम यही समझाया गया है कि किस कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा ग्रुप बनता है, किस कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा पीरियड बनता है, सब बातें हमने कहेंगे। टेक्निकली ये सवाल इस वक्त हम सब करने के काबिल हों अगर हमने टेबल की बातें समझी है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए हमें प्रैक्टिस करानी पड़ती है। क्योंकि ये सवाल इसलिए बड़ा अच्छा है कि 4 मार्क्स का आता है, 4 एटॉमिक नंबर 4 मार्क्स। और जिस साल वो 1 साल पहले वाला जब हमने 2 घंटे वाला पेपर लिया था, तो उस साल ये हुआ था कि 4 एटॉमिक नंबर थे और 5 नंबर थे। उन्होंने 1.25 का कर दिया था क्योंकि उन्हें नंबर ज़्यादा करने थे और टाइम कम देना था, तो अजीब सा पेपर आया, तो इसलिए ये आता है। तो अब ये समझने वाली चीज है, ये है दूसरी इम्पॉर्टेंट बात। अगर हमें आती हो यानी हमें प्रैक्टिस हो जाए, समझ आ जाए, तो इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। 4 एटॉमिक नंबर से उनकी पोजीशन प्रेडिक्ट करने में मुझे 1 मिनट लगेगा, आपको 4 मिनट लग जाएंगे। चलो बच्चे हैं, सोच के कर रहे हैं, लेकिन 4 मिनट में 4 मार्क्स। जो क्वेश्चन अभी भी आपने लिखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आप जितना भी तेज लिखें 15 मिनट लेगा और 4 मिनट। तो ये है फर्क। तो हमारे इनऑर्गेनिक में डिस्क्रिप्टिव आंसर बहुत ज्यादा है जो टाइम लेते हैं, और 4 या 5 मार्क्स से ज्यादा किसी के मार्क्स ही नहीं होते हैं। तो पेपर का टाइम बैलेंस कैसे होता है? वो टाइम ऐसे बैलेंस होता है कि अलॉन्ग विद दिस टाइप ऑफ लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत हैं जिनके मार्क्स 4 होंगे और जो करने में शायद 1 या 2 मिनट लगे, लेकिन वो रट्टा नहीं है, वो समझने वाली। तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कितनी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। होगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, बेसिकली प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन। एटॉमिक नंबर हमने आपको दिया 12 और अब हमने कहा इस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए। तो आप इस लफ्ज पोजीशन से समझ गए कि मुझे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना। ये तीनों चीजें बताने के लिए मुझे इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक हो गई बात? कॉन्फ़िगरेशन में खास तौर पर जो वैलेंस शेल है उससे सारी बातों का फैसला हो जाता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन जिस पे खत्म होती है उससे सारी बातों का फैसला हो जाता है। अब देखिए क्या, सबसे पहली बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है? एस में, इसलिए ब्लॉक का फैसला सबसे आसान है, इट इज एस ब्लॉक। पीरियड के लिए आपसे कहा था पीरियड नंबर असल में है एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन में कितने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन देखकर फैसला कीजिए हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन। तो इसका तरीका ये है कि आप देखते हैं sp का सबसे बड़ा कोफिशिएंट, यहाँ s का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट आ रहा है इट शोज द हाईएस्ट ऑर्बिट ऑक्यूपाइड, तो ये है 3। तो पीरियड हो गया थर्ड। तो पीरियड और ब्लॉक में तो गलती की गुंजाइश ऑलमोस्ट नील है, बड़े मजे से आदमी पता कर लेता है। अगर कहीं थोड़ा कंफ्यूज होता है तो वो है ग्रुप। ग्रुप का नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो अगर आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आती है तो फिर कोई इशू ही नहीं है, और अगर उसमें कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद से ग्रुप पता चलेगा। तो यहाँ वैलेंस सब शेल क्या है? 3s2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। तो ये हुआ ग्रुप 2।
और इतना पता हो कि एस और पी ब्लॉक का ताल्लुक फैमिली ए से है और डी और एफ का ताल्लुक फैमिली बी से है, तो ग्रुप नंबर पूरा बनेगा 2A। इस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो सबशेल हो गया ब्लॉक। पूरी कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो सबसे बड़ा ऑर्बिट या कोफिशिएंट इस्तेमाल हुआ है वो है पीरियड। और ग्रुप्स के लिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद देखेंगे जो आपके पास एक से ज्यादा जगहों पर लिखी हुई है। फिर भी यहाँ मैं आपको उसका टिप दे देता हूँ। S1 का मतलब है 1A, S2 का मतलब है 2A, S2P1 का मतलब है 3A, S2P2 का मतलब है 4A, S2P3 का मतलब है 5A, S2P4 का मतलब है 6A, S2P5 का मतलब है 7A और S2P6 का मतलब है 8A। तो कम से कम फैमिली ए वाले तो एक ही क्लास में आपके सामने आ गए, तो अभी उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब अगर आपके सामने है एटॉमिक नंबर 16, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखकर जरा हिसाब लगाइए इसका। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई तो बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। The last electron enters at p, so this should be p block। सबसे बड़ा कोफिशिएंट 3 है जो लास्ट ऑर्बिट में s के साथ भी है और p के साथ भी है, थर्ड पीरियड। अब ग्रुप के लिए हमें याद आएगा ये पूरा लास्ट ऑर्बिट जो है वैलेंस शेल है जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4, टोटल हो गए 6। ये लिखा हुआ S2P4 इस ग्रुप 6 पे। अब आप कीजिए z इक्वल्स टू 19 एंड z इक्वल्स टू 33।
19 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. So block is S block since the last electron enters in S. पीरियड में सबसे बड़ा कोफिशिएंट अब नजर आ रहा है 4, तो पीरियड इज 4. ग्रुप since the configuration ends at S1 it must be 1K. घूमेगा इधर आते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10, 4p3. The last electron enters in P, so block is P block. सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4 है, so period is 4. ग्रुप के लिए अब आप थोड़ी सी समझदारी ये करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन P3 पर खत्म हो रही है, जिसके साथ ये S2 भी है, बेशक साथ साथ नहीं है, बीच में 3D आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दोनों वैलेंस सेल कहलाएंगे और S2 P3 का कॉम्बिनेशन है 5A. तो अभी तक जो काम हमने नहीं किया वो ये है कि डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक नहीं लाए. एफ है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन डी ब्लॉक तो है. तो हमने एस और पी की कुछ एग्जाम्पल की है. नाउ रूल यही है. अब डी वाले भी कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं. अगर हमसे कहा जाए कि एटॉमिक नंबर है 25, 1s2, 2s2, 3s, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. जैसे ही आपने 3d5 लिखा, इट मींस आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो इसका ब्लॉक होगा डी ब्लॉक. पीरियड के लिए जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है वो 4 आ रहा है, तो दिस मस्ट बी 4. और अब आ गई बात ग्रुप की. तो अब ग्रुप में हमें याद रखना है इट शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और जब किसी की कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म होती है तो डी और उसके बराबर वाला एस दोनों गिने जाते हैं. तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 7. और डी ब्लॉक वालों का ताल्लुक फैमिली बी से है, तो इट बिकम्स 7b. ये भी ऐसा पूरा चार्ट आपने उस वक्त लिखा था जब आपने फैमिली बी के ग्रुप्स की डिटेल समझी थी. कोड कर देता हूं. अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन S1D1 हो, S2D1 हो, तो वो 3b है. S2D2 4b, S2D3 5b, S2D4 नहीं होता, S1D5 होता है, वो 6b. और S2D5 जो कि हमारा प्रेजेंट केस था वो है 7b. फिर खास तौर पर कहा था S2D6 हो, S2D7 हो या S2D8 हो, ये तीनों मिलकर कहलाएंगे 8b. फिर S1D10 1b और S2D10 2. तो आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का भी नंबर आपके पास हो तो आपके लिए ग्रुप के लिए कोई इशू नहीं होगा. यू हैव दिस सीक्वेंस विद यू. तो अब आपके लिए है कि आप कोशिश करें एटॉमिक नंबर 39 एंड एटॉमिक नंबर 52 इनकी पोजीशन प्रेडिक्ट कीजिए.
39 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1. When it is d1, it means it is d block. पीरियड में सबसे बड़ा फिफ्थ आ रहा है तो फिफ्थ ग्रुप. Since the configuration finishes at d1, ये पूरा मिलाएंगे s2 d1. The group should be 3d. 52 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p4. When it is 5p4, it means the block is P, period is fifth और group. P4 का मतलब है S2P4, it is group 6A. तो अब ये हो गया आखिरी काम भी. तो चैप्टर 1 अब पूरा खत्म. नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह चैप्टर 2 शुरू करें. थैंक यू.